नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत 2019 के महाभारत से, जिसकी रणभेरी बच चुकी है। पार्टियां अपने योद्धाओं की तलाश में जुटे हैं। दिल्ली में सोनिया गांधी आवास पर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है, जहां राजस्थान, यूपी, एमपी, पंजाब और महाराष्ट्र में टिकट दावेदारों पर चर्चा चल रही है। बैठक में प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे समेत चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सभी प्रमुख लोग मौजूद हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज राजस्थान की 3 से 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के संभावित 25 उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस के संभावित 25 नाम इस तरह से हैं: सीकर से सुभाष महारिया, अलवर से जितेंद्र सिंह, टोंक से सवाई माधोपुर से नमो नारायण मीणा, उदयपुर से रघुवीर मीणा, डूंगरपुर बांसवाड़ा से महेंद्र बड़जोत, ताराचंद भगोरा, नागौर से ज्योति मिर्धा, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से भरत मेघवाल, राजसमंद से लक्ष्मण रावत, देवकी नंदन काका, चित्तौड़ से गोपाल सिंह इडवा। आपको बता दें कि चूरू से नरेंद्र बुटालिया, सुचित्रा आर्य, झुंझुनू से राजबाला ओला, डॉक्टर चंद्रभान और जयपुर ग्रामीण से जगरूप सिंह यादव। और इस तरह से कई नाम जो संभावित हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं लगातार। और ज्यादा जानकारी के चलते हमारे साथ अभिषेक आड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताइए क्या कुछ चल रहा है बैठक में? देखिए, अभी सीसी की बैठक भी चल रही थी और उसमें जो है कुछ सीटें, करीब 20 सीटों की बात करी है, जो 5 अलग अलग राज्यों की, राजस्थान, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और पंजाब की 20 सीटों पर आज नाम फाइनल हो सकता है। और उसमें राजस्थान की भी 3 से 5 सीटों पर नाम आज उम्मीदवारों की जो सूची है वो आ सकती है सीसी की बैठक के बाद। और दूसरी ओर स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो भी वॉर रूम में चल रही है। यहाँ तमाम वो लोग मौजूद हैं जिन्हें वो ये नाम जो है वो फाइनल करने हैं। तो अब जो है पार्टी कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई है और लगातार लोगों के नाम तय किए जा रहे हैं। कुछ नाम जो लगभग तय हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसमें एक नया नाम जो जुड़ा है वो डूंगरपुर से महेंद्र बड़जोत का नाम सामने आ रहा है, जो कि नए चेहरे के तौर पर उन्हें पहली बार डूंगरपुर से टिकट दिया जा सकता है। अब तक ताराचंद भगोरा के बारे में कहा जा रहा था कि उन्हें डूंगरपुर बांसवाड़ा से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन अब फ्रेश चेहरे के तौर पर महेंद्र बड़जोत का नाम सामने आया है। विधानसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस के कई नेताओं ने ताराचंद भगोरा के बारे में अपनी बात, अपनी शिकायत, उसे अगर हम ठीक से कहें तो अपनी शिकायत आगे तक पहुंचाई थी। और उसके बाद में ये अब चीज आ रही है कि हो सकता है कि ताराचंद भगोरा का जो टिकट है वो फाइनल ना हो, उनकी जगह एक नए चेहरे महेंद्र बड़जोत को टिकट दे दिया जाए। झालावाड़ बारा की अगर हम बात करें तो वहां से उर्मिला भाया जो है, उनका नाम, जो प्रमोजन भाया खान मंत्री हैं अभी वर्तमान स्टेट गवर्नमेंट में, उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। चित्तौड़गढ़ से राजपूत उम्मीदवार को उतारने की बात चल रही है और वो राजपूत उम्मीदवार गोपाल सिंह इडवा, जो कि पहले राजसमंद से सांसद रह चुके हैं 2009 से 2014 के बीच, तो उनका नाम सामने आ रहा है कि उन्हें चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया जा सकता है। तो इस तरीके से जो ये कुछ नाम है वो लगभग अब फाइनल हो गए हैं। 2 सीटें हैं जो कि एक तरीके से होल्ड पर ही रखी गई हैं, अभी उन पे भी नाम हो सकता है कि आज पहली सूची में आ जाए अगर उस पर सहमति बन गई है तो। जिसमें 2 सीटों की अगर प्रमुख बात करें, जोधपुर और जालोर, जहां से बात आ रही है अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के लड़ने की। जालोर उनके लिए सबसे मुफीद सीट, सबसे बेहतर सीट मानी जा रही है। तो हो सकता है कि जालोर से वैभव गहलोत का नाम भी एक तरीके से कहें कि फाइनल हो जाएगा। अभी उनके लिए एहतियात बरतते हुए 2 सीटें एक तरह से कहें होल्ड पे रखी गई हैं, जोधपुर और जालोर, लेकिन जालोर से भी लगभग वैभव गहलोत का नाम फाइनल है। तो अभिषेक, ये क्या आज हम माना जाए कि मतलब पहली लिस्ट आ सकती है? और ये जो नाम आप बता रहे हैं संभावित नाम है, तो क्या इसका पैरामीटर मान के नाम आ रहा है सामने? जो प्रोजेक्ट जो कार्यक्रम चले हैं कांग्रेस पार्टी के, उसमें किस उम्मीदवार ने या किस कार्यकर्ता की हैसियत से बेहतर काम किया है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, एक वो पैरामीटर है। दूसरा जातिगत आधार का पैरामीटर भी है कि किस तरीके से कास्ट इक्वेशन और वो बैलेंस करके चला जाए, उस पर भी बात हो रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए
ये चीज तय मानी जा रही है कि जो आज पहली लिस्ट जो है वो आप देर रात तक या आपसे कुछ देर बाद में सीसी की बैठक के बाद नाम फाइनल होने के बाद में जी आज पहली लिस्ट आ सकती है। 20 नाम बताए जा रहे हैं इन 5 स्टेट के। राजस्थान की सीटें क्योंकि 25 ही है और यूपी और एमपी का भी उसमें नाम है, महाराष्ट्र का भी नाम है जी। तो उसमें ये 48 सीटें महाराष्ट्र की हैं, 80 सीटें यूपी की कुछ सीटों पर नाम पहले ही अनाउंस कर दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन 3 से 5 सीटें आ सकती हैं। राजस्थान की जो नाम है वो आज सामने आ सकते हैं, उनके डिक्लेयर किया जा सकता है। जी अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे और शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर पर और बात अब करते हैं कांग्रेस की, जो कई बार अपने नेताओं की वजह से फजीहत झेल चुके हैं। इस बार पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान से कटघरे में खड़ी हो गई है। राहुल ने जैश सरगना को मसूद जी कह दिया है, जिस पर बवाल खड़ा हो गया है। पहले दिग्विजय सिंह के ओसामा जी, अब राहुल गांधी के मसूद अजहर जी। जी हां, पहले तो कांग्रेस के सेकेंड लेयर के नेता आतंकियों का नाम लेने के बाद उन्हें इज्जत देना नहीं भूलते थे, लेकिन अब कांग्रेस के टॉप मोस्ट नेता यानी खुद कांग्रेस अध्यक्ष ही आतंकियों को इज्जत नवाजने लगे हैं। अब ये 56 इंच वाले छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये 16 आने सच है। कांग्रेस अध्यक्ष ने देश के गुनहगार जैश सरगना मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित किया है। एक बार फिर सुनिए राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने मसूद को इज्जत बख्शी है। एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए। दरअसल राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान पुलवामा हमले का जिक्र कर बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन निशाना साधते साधते खुद निशाने पर आ गए। बीजेपी ने मसूद अजहर जी वाले बयान के लिए राहुल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में मसूद अजहर जी कहा है। किसको? जो एक दुनिया का बड़ा आतंकवादी है। किसको? जिसने सैकड़ों हिंदुस्तानियों की आतंकवाद में हत्या करवाई है। किसको? जिसने कई हमारे सेना के जवानों को बलिदान करवाया है। एक तरफ राहुल गांधी निशाने पर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता इसे राहुल गांधी की भाषा की शालीनता करार दे रहे हैं। अगर जी बोला है तो ये भाषा की शालीनता होती है, मगर मसूद अजहर को किसने पहुंचाया पाकिस्तान, भारत की जेल से छोड़ा के किसने उनको हवाई जहाज पे बैठाल के पहुंचा दिया पाकिस्तान, भारतीय जनता पार्टी को राहुल जी के इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए। अब कांग्रेस के नेता अपने लीडर के बचाव में जो कह ले, राहुल ने गलती कर दी है और ये ऐसी गलती है जिसके लिए 2019 के इस महासमर में उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही रमजान को लेकर नया विवाद शुरू हो चुका है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ साथ कई पार्टियों के मुस्लिम नेताओं ने रमजान के दिनों में मतदान पर ऐतराज जताया है। क्या रमजान की वजह से मतदान पर असर पड़ेगा? क्या रोजे की वजह से मुसलमानों को वोट देने में दिक्कत होगी? क्या मुस्लिम वोटरों को रोकने के लिए रमजान को चुना गया? ऐसे कई सवाल हैं जिससे मौजूदा सियासत सुलग उठी है। जमहूरियत का हवाला देकर जवाब मांगा जा रहा है। चुनाव आयोग पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। रमजान में मुसलमानों को वोट डालने के लिए मजबूर मत करो। कि ये गैर जरूरी की कंट्रोवर्सी क्यों रेकअप कर रहे हैं आप? आपको रमजान के बारे में क्या मालूम? लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली, बंगाल में ममता सरकार के मंत्री फिरहाद करीम और दिल्ली में आप विधायक अमानुल्लाह को रमजान के दिनों में मतदान की 3 तारीखों पर ऐतराज है। दलील ये है कि रमजान के महीने में वोट डालने में करोड़ों रोजेदारों को परेशानी होगी।
इलेक्शन कमीशन ने जो डेट्स अनाउंस की हैं उसमें 6, 12 और 19 को भी वोट डालने का ऐलान किया गया है, जबकि तीनों वोटिंग डेट्स रमजान के मुबारक महीने में पड़ेंगी, जिससे कि मुसलमानों को गैर मामूली परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उस समय रमजान है और ये 3 जगह जहां पर है, बिहार, यूपी और बंगाल, यहाँ पर माइनॉरिटी बहुत काफी हद तक रहते हैं और वो रोजा रख के इलेक्शन फेस कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़े परेशानी है। 10 दिन पहले इलेक्शन शुरू हो सकता था। इन्होंने जानबूझ करके 7 फेज में इलेक्शन किया और 3 फेज को रमजान में लेकर आए और उन जगहों पर 3 फेज में इलेक्शन होना है जहां पर मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है। हालांकि इन आरोपों पर विवाद भी है। अल्पसंख्यक समुदायों की हक हुकूक की राजनीति करने वाले दूसरे लोगों ने ऐसे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। चाहे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हों या यूपी में बीजेपी के मंत्री मोहसिन रजा या फिर कारोबारी और सामाजिक कार्यकर्ता जफर सरिसवाला, सबने एक मुंह से चुनाव की तारीख पर उठाए गए सवालों को सिरे से खारिज कर दिया है। तो ये बात समझने की जरूरत। दूसरी बात यह है कि क्या मुसलमान रोजा रहकर दिन में कामकाज नहीं करते, मेहनत मजदूरी नहीं करते हम लोग? कि हम रोजा भी रहते हैं, काम भी करते हैं, रात में जाके तरावी की नमाज भी पढ़ते हैं। तो ये लोग हमको, हमारे ईमान को क्वेश्चन ना करें। रोजा और रोजे से इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है और ये तो एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक चुनाव होता है। हमारा धर्म तो नहीं रोकता है इस चीज के लिए। अगर धर्म नहीं रोकता और एक धर्मगुरु ही अगर इस तरह का बयान दे रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर सवालिया निशान है और इस सब चीजों से बचना चाहिए। तो रमजान में मुसलमान जो है कोई भी अपना काम रमजान की वजह से, रोजे की वजह से आगे पीछे नहीं करते, वैसे ही चलता है। तो वोट देना कौन सी बड़ी बात है। रमजान में मतदान की तारीख को लेकर एक पक्ष को ऐतराज है, जबकि दूसरे पक्ष ने रमजान के नियमों का हवाला देकर ही इसका समर्थन किया है। अब सवाल है कि तारीख को लेकर आपत्ति क्या है। दरअसल 5 मई को मुसलमानों के सबसे पवित्र महीने माह रमजान का चांद देखा जाएगा। अगर चांद दिख जाता है तो 6 मई से रोजे शुरू होंगे। रोजे के दौरान देश में 6 मई, 12 मई और 19 मई को मतदान होगा। इसी को लेकर विवाद है। कई मुस्लिम नेताओं को इसी को लेकर आपत्ति है। सवाल ये भी है कि क्या सच में रमजान से परेशानी होगी या फिर तारीखों का बहाना बनाकर एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाने की कोशिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही तू मैं की सियासत अब चरम पर पहुंचने लगी है। काम और नाम की सियासत के बीच कौन जीतेगा और किसकी होगी हार, ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बात बीच चुनाव में धांधली नामुमकिन है, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग मतदान के लिए वीवीपैट का इस्तेमाल करने जा रहा है, जिसमें वोटर की आंखों के सामने प्रत्याशी की पूरी डिटेल होगी। यानी चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। तू डाल डाल तो मैं पात पात, गिरगिटों को रंग बदलने में मात देने वाले नेताओं की प्रतिभा को देखते हुए चुनाव आयोग ने भी निष्पक्ष चुनाव कराने का पूरा इंतजाम किया है। चुनाव में किसी तरह की कोई धांधली ना हो, प्रत्याशी वोटरों को किसी भी तरह से कंफ्यूज ना कर सकें, चुनाव आयोग ने इसके लिए भी मुकम्मल इंतजाम किए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में होगा वीवीपैट का इस्तेमाल। वोटर को धोखा देना होगा अब नामुमकिन। चुनाव आयोग इस लोकसभा चुनाव के लिए 10 लाख बूथ बना रहा है, जिसमें सभी बूथों पर पहली बार वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट का इस्तेमाल होगा, जिसमें पार्टी के नाम और चिन्ह के साथ ही उम्मीदवारों की फोटो भी लगी होगी, ताकि वोटर अपने मत का इस्तेमाल करने से पहले प्रत्याशियों को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत हो जाए। क्या है वीवीपैट? कैसे काम करता है वीवीपैट? दरअसल वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की एक पर्ची बनती है, जिस पर वोटर ने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसका नाम और चुनाव चिन्ह दर्ज होता है। ये सिस्टम इतना व्यवस्थित और दुरुस्त है कि किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में ईवीएम में पड़े वोट के साथ पर्ची का मिलान करके चुनाव आयोग गड़बड़ी का पता लगा सकता है। वीवीपैट नाम की इस मशीन को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने डिजाइन किया है।
सबसे पहले इसका इस्तेमाल 2013 में नागालैंड विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था, लेकिन कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद जब विरोधी पार्टियों ने ईवीएम में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया, फिर उसके बाद आगामी चुनाव में वीवीपैट के इस्तेमाल का फैसला लिया गया और अब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद अब चुनाव आयोग इसका इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में करने जा रहा है। यानी तय है कि अब बीए पास लड़के की तस्वीर दिखाकर मैट्रिक फेल दूल्हे की शादी नामुमकिन होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। काम के दम पर बाकी नेताओं से इतर अपनी छवि बनाने वाले गडकरी ने इस बार नेताओं और उनकी शिक्षा पर तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। काम के दम पर बाकी नेताओं से इतर अपनी छवि बनाने वाले गडकरी ने इस बार नेताओं और उनकी शिक्षा पर तंज कसा है। जो मेरिट में आता है वो आईएएस ऑफिसर होता है, जो फर्स्ट क्लास में पास होता है वो चीफ इंजीनियर होता है, और जो 3 बार फेल होता है वो मिनिस्टर होता है। ना कोई लाग, ना कोई लपेट, ना ही कोई भूमिका, बस सीधा अटैक। लेकिन अटैक किसी विपक्षी नेता पर नहीं। इस बार लपेटे में भारतीय राजनेताओं की पूरी जमात है। जो मेरिट में आता है वो आईएएस ऑफिसर होता है, जो फर्स्ट क्लास में पास होता है वो चीफ इंजीनियर होता है, और जो 3 बार फेल होता है वो मिनिस्टर होता है। गडकरी का ये तंज किसी एक पार्टी के नेताओं पर नहीं, बल्कि अनपढ़, बदतमीज और एक गैर जिम्मेदार शख्सियत की छवि गढ़ने वाले उन तमाम नेताओं को आईना है जो विकास को अंगूठा दिखाकर सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। जाहिर है काम के दम पर अपनी पहचान रखने वाले नेता नितिन गडकरी का ये बयान किसी को भी रास नहीं आ रहा होगा, फिर चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या विपक्ष। बिंदास गडकरी के कड़े बोल। फर्स्ट क्लास अफसर, नेताजी फेल। गडकरी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने खुद को पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाने की खबरों को भी एक बार फिर से विराम दिया और कहा कि उनके लिए देश सेवा ही सर्वोपरि है। स्वार्थ की राजनीति करने वाले नेताओं के बीच गडकरी अपनी अलग पहचान रखते हैं और इसकी तस्दीक विपक्ष के रवैयों से भी कई बार जाहिर हुआ है। लेकिन सियासत का एक सबक है, दुश्मनों का पसंदीदा घर का भेदी कहलाता है। ऐसे में सवाल ये है कि विपक्ष की तारीफ पाने वाले गडकरी की ये बेबाकी कहीं उनकी अपनी पार्टी पर तो भारी नहीं पड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। सरकार जब सत्ता में आती है तो जनता से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा करती है। समय समय पर कार्रवाई होती भी है, लेकिन सिस्टम में सुधार नहीं होता। रेड के बाद भी करप्शन में किसी प्रकार की कमी नहीं देखी जाती। एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा कार्रवाई की बात की जाए तो सबसे अधिक प्रदेश में अगर कोई भ्रष्ट विभाग है तो वो है राजस्थान पुलिस। पिछले 3 साल में एसीबी की कार्रवाई में सबसे अधिक ट्रैप पुलिस कर्मियों के हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। न कोई डर, न कोई लाज, खाकी पर फिर उठा सवाल। खुलासा हो सकता है। आप देखिए ये जो डॉक्यूमेंट है वो खंगाले जा रहे हैं, साथ ही ये जो है ये राशि है जो एसीबी ने जो है यहाँ पर ट्रेप की है। आदत ऐसी जो जाती नहीं। करप्शन में सबसे आगे पुलिस। हमारा जो कार्य है वो हम कर रहे हैं और बाकी किसी और के कार्य पे टिप्पणी करना मेरा कार्य नहीं। कैश करप्शन का कॉकटेल। जिस खाकी पर क्राइम पर शिकंजा कसने की जिम्मेदारी है, जिस वर्दी पर करप्शन रोकने का जिम्मा है, जिस महकमे पर जनता की सुरक्षा का दारोमदार है, उस खाकी पर फिर सवाल उठ रहे हैं। सवाल भी ऐसे जो प्रदेश के लिए परेशानी का सबब है। खुलासा हो सकता है। आप देखिए ये जो डॉक्यूमेंट है वो खंगाले जा रहे हैं। जिस महकमे को क्राइम को लेकर मुस्तैद होना चाहिए, वो महकमा तो करप्शन के मामले में सबसे आगे है। जी हाँ, घूसखोरी को लेकर एसीबी का खुलासा देश और समाज को परेशान कर रहा है। एसीबी का चौंकाने वाला खुलासा। राजस्थान पुलिस है सबसे भ्रष्ट। रिश्वतखोर पुलिस वालों के आंकड़े से एसीबी के अधिकारी खुद हैरान हैं।
2018 के नवंबर तक के आंकड़ों पर गौर करें तो एसीबी की कार्रवाई में सबसे अधिक पुलिस वाले ही ट्रैप हुए हैं। पिछले साल नवंबर तक राजस्व के 37, बिजली विभाग के 24, शिक्षा विभाग के 19, यूडीएच विभाग के 16 घूसखोर रंगे हाथ दबोचे गए, जबकि 57 पुलिस वाले घूस लेते हुए एसीबी के हत्थे चढ़े। यकीनन चौंकाने वाले हैं ये आंकड़े, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि एसीबी की कार्रवाई भी घूसखोर पुलिस वालों पर शिकंजा नहीं कस पा रही। वाकई अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है हुनरबाज। और अंत में एक अहम सूचना, जैसा कि आप जानते हैं कि डीटीएच का ये केबल नेटवर्क पर आप पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, जो कि 31 मार्च है। इसलिए हम आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज 18 राजस्थान सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ नमस्कार।